हेलो माय डियर स्टूडेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर +1 क्लास 3rd चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और आगे भी आपको जो है काम आता है। ठीक है ना। और काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी हमारे पास ये टॉपिक काफ़ी यूज़ होता है बच्चों। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमारे पास एलिमेंट्स की मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में भी बताता है और काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन जो होती हैं ये भी हमारी इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है ना। क्योंकि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमारे पास होता है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और कंप्लीट स्टडी करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास होती क्या है, कैसे मेजर की जाती है। ठीक है ना। तो कंप्लीट स्टडी हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों कि जो हमारे पास एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट होता है या फिर जो सबसे लूजली बाउंड होता है। ठीक है ना। जो हमारे पास सबसे लूजली बाउंडेड होता है तो उस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे, एनर्जी जो है जो सप्लाई करोगे आप, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। यानी कि किसी भी एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली बाउंड है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चों। ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, गैसियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव हम करेंगे। ठीक है ना बच्चों। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स ये कब बनते हैं, जब हम किसी एलिमेंट को काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड के क्या बनेंगे बच्चों, वेपर्स बनेंगे। ठीक है ना। तो इन वेपर्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम बोलेंगे। ठीक है ना। जब आप इनको और ज़्यादा हीट करोगे तब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं बच्चों। ठीक है ना। और क्या होगा, गैसियस एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव होगा ये हमारे पास बन जाएगा गैसियस कैटायन। ओके, गैसियस कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये जो एनर्जी सप्लाई है टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों। ठीक है ना। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। चलो हम स्टडी करते हैं कैसे मेजर की जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पोटेंशियल से ही मेजर की जाती है। पोटेंशियल कैसे बच्चों कि जो हम दो प्लेट्स के बीच में, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं बाय बैटरी, तो क्या होगा, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा कि कोई भी गैसियस एटम है उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है, ठीक है ना, उससे जो आपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए जो पोटेंशियल लगाया है, और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, उस करंट से हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो चुका है। ठीक है ना बच्चों। तो इस बेस के ऊपर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना पोटेंशियल के केस में मेजर की जाती है। तो पोटेंशियल में कैसे मेजर करेंगे, ये पोटेंशियल ही होता है बच्चों जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस है जो इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल ही, आयनाइजेशन एंथैल्पी को ही बोलते हैं। तो इसके लिए जो एनर्जी लगती है हमारे पास, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो वो जो एनर्जी लगेगी ना उसको हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है ना। कैसे मेजर करते हैं बच्चों, ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हमारे पास एक एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की क्या है बच्चों, यूनिट है। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हमारे पास क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, ठीक है ना, और कितना अप्लाई किया कि 1 वोल्ट आपने अप्लाई किया। ठीक है ना। ये हमारे पास बैटरी से आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो और ये 1 वोल्ट है और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए जो 1 वोल्ट आपने जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस रखा है,
तो उसके फ्लो करवाने के लिए जो एनर्जी लग रही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके अंदर एनर्जी होती है, ये स्टैंडर्ड है बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना 1.60 क्रॉस 10⁻⁻19, ठीक है ना, इतनी जूल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगती है। ये स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है ना। इतनी जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को ही एनर्जी मान लिया गया है, ठीक है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए हमारे पास 1 वोल्ट जब आप सप्लाई करोगे तो उसमें इतनी जो एनर्जी है वो लगेगी। तो अगर आप, ये तो हमारी है सिंगल एटम की, जब एक एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन मूव करवाता है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और जब हमारे पास, हम मेजर किस में करते हैं, 1 मोल्स में मेजर करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अमाउंट हम किस में मेजर करेंगे बच्चों, मोल्स में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तब कितना चार्ज, यानी कितनी एनर्जी हमारी लगेगी। तो उसके लिए हम क्या है, 1 मोल यानी कि अवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मोल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, कितने नंबर होते हैं, 6.022 क्रॉस 10⁻23 हमारे पास नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा जूल में, ठीक है ना। और इसको किलो जूल में जब आप लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 96.49 या फिर 48 जो है ना, ये किलो जूल आएगा पर मोल, किलो जूल पर मोल। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है उनको रिलीज़ करवाने के लिए हमारे पास आपको इतनी एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है पर एटम, पर एटम। जब सारे एटम जो है ना वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पर एटम बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। तो अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो आप इसमें से रिलीज़ करवा रहे हो तो उसके लिए आपको इतनी एनर्जी स्टैंडर्ड आपको सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होगी एनर्जी की कैलकुलेशन। और ये जैसे ही मान लो कि हमारे पास आता है कोई सब्सटेंस हमने लिया, उसकी आयनेशन एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगा कि इससे हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखेंगे। ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोसेस होता है बच्चों, ट्यूब होती है ग्लास की, उसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती है, ठीक है ना। और उसमें हमारे पास गैस का प्रेशर मेंटेन किया जाता है। यहाँ से हम जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है तो उसमें डिस्चार्ज ट्यूब होती है ना, वैसे ही हमारे पास इसमें कोई गैस रखी जाएगी, ठीक है ना, लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर। और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ना, तब हमें पता चल जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवा चुके हैं। तो जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते हैं वो आते हैं 13.56 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है ना। इतनी एनर्जी हमारे पास लगती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, ठीक है ना, जो आपने इतनी एनर्जी सप्लाई की, इसको आप 13.56 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना 96.48 से, तो ये हमारे पास आ जाता है किलो जूल पर मोल में इसकी एनर्जी आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ये होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, IP या फिर IE, ठीक है ना। इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लो प्रेशर के अंदर कोई भी गैस लेंगे, उसके एटम्स बनेंगे, गैसियस एटम। और जैसे ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक करंट फ्लो नहीं होता तब तक इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना, गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन मीन्स कि नहीं रिलीज़ हुआ, ठीक है ना, रिमूव नहीं हुआ। तो जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हो जाएगा, ठीक है ना, रिमूव हो जाता है। तो इस फॉर्म में हम इस तरह जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेजर किया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टडी कर लेते हैं पहले। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है बच्चों, तो पहले आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे, 13 प्रोटॉन है इसके अंदर और 13 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बन जाएगा, ये Al पॉजिटिव। और सपोज दैट कि आपने एनर्जी सप्लाई की थी ΔH से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ΔHI, ठीक है ना। ये हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ΔHI1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इस केस में जब आपने पहले सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकलवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Al2 पॉजिटिव। और इसके लिए हमने सप्लाई किया ΔIH2, ठीक है ना। तो जो ΔIH2 लगी है, हमारी एनर्जी जो लगी है वो इससे ज़्यादा होगी, मोर देन ΔIH1। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास जैसे ही आपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम। तो ये जो प्रोटॉन है इनका क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो
तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद हमारे पास जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण जो बचे हुए 12 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अट्रैक्शन इन 13 इलेक्ट्रॉन की बजाय ज़्यादा हो जाती है न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है ना। उस वजह से ये एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। और थर्ड इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवाओगे ना तो इसमें भी और भी ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगी, ठीक है ना। इसमें डेल्टा IH3 जो है ये हमारे पास इन दोनों से ज़्यादा होगी कि डेल्टा IH2 से, और 2 हमारी ज़्यादा होगी डेल्टा IH1 से। ओके बच्चों, ये ट्रेंड रहता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, हम इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं, हम फैक्टर स्टडी करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, साथ में हम ट्रेंड भी स्टडी कर लेते हैं कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम हमारे पास जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी कैसे वेरी करती है बच्चों। इन फैक्टर के साथ साथ ही स्टडी कर लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन, ठीक है ना। न्यूक्लियस का चार्ज है और ये होता है पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं जो प्रोटॉन का होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन के चार्ज को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ने से क्या होगा कि अगर NC न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है IE ये भी आपको ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है मान लो, और ये अट्रैक्शन ज़्यादा है, उस वजह से क्या होगा, एनर्जी भी आपको ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, जैसे आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट टू राइट टेबल के अंदर जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बच्चों। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे, जैसे हमारे पास सेकंड मान लो कि पीरियड है तो उसके अंदर 2s और 2p फील होती हैं, तो सेल तो सेम फील होएंगी सारी की सारी, ठीक है ना। सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। पर न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, इस वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज सेकंड फैक्टर हमारा है एटॉमिक साइज। तो जैसे ही एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों, इससे पहले हम एक वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि एटॉमिक साइज हमारे पास होता है कि न्यूक्लियस से लेकर के और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं, साइज ऑफ एन एटम। तो जितना साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा और उसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितना मान लो पहले इसका साइज़ ये था, इसके बाद बड़ा साइज़ हो गया, ठीक है ना। बड़ा साइज़ होने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, और दूर होने से उसकी अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, ठीक है ना, वीक अट्रैक्शन हो जाएगी। और वीक होने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। ओके बच्चों, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज जब होता है, तो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा हमारे पास तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। और ये हमारा होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, T to B, यानी टॉप टू बॉटम हम ग्रुप के अंदर जाते हैं तो सेल इंक्रीज होती हैं, और सेल इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास साइज इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होती हैं और साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दूर होगा, और दूर होने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी आप सप्लाई करोगे उतने में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास एटॉमिक साइज का और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने का फैक्टर है बच्चों, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट अगर आप आ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बच्चों। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है ना, न्यूक्लियस की तरफ। और जैसे टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल में हम राइट में जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम सेल बढ़ती है, ठीक है ना। तो लेफ़्ट से राइट हम टेबल में जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर होता है बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, और शील्डिंग इफेक्ट बच्चों,
स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो हमारा, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब जो हमारे पास इंटरमीडिएट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये हमारे पास जैसे न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इंटरमीडिएट कोई सेल आ गई बीच में, और इसके बाद ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली सेल आ गई, ठीक है ना। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की सेल है। ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट, इनको रिपेल करते हैं, इनकी रिपल्सन बढ़ जाती है, और रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस की तरफ वो कम हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास कि इन्होंने जो इंटरमीडिएट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने क्या काम कर दिया, बाहर वालों को शील्ड कर दिया। शील्ड करने का मतलब है कि एक दीवार बना ली बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है नहीं हो पा रही है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाती है और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस ईजी होने से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट रहता है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड। हाफ फील्ड होते हैं और जिनके ऑर्बिटल फुली फील्ड होते हैं, फुली फील्ड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनके अंदर होती है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं हमारे पास हाफ फील्ड या फुली फील्ड है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि बेरिलियम और बोरोन है, बेरिलियम और बोरोन। बोरोन राइट में आता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, तो बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से, ठीक है ना। बट ट्रेंड क्या है, क्योंकि ये हमारे पास फुली फील्ड है 1s2 और 2s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p1, यानी कि p जो है लास्ट वाला ना ही तो फुली फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है, ठीक है ना। कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो ये जो फुली फील्ड और हाफ फील्ड होते हैं इनके अंदर बच्चों क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो वेरी करती है। और अब हम स्टडी कर लेते हैं। एक फैक्टर और भी होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि एक सेम मेन सेल है, मान लो सेम मेन सेल है, उसकी सब सेल होंगी, मेन सेल है, उसकी किस सब सेल के अंदर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि हमारे पास एक मेन सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो S, P, D एंड F ये हमारे पास सब सेल होगी मान लो। तो S हमारे पास न्यूक्लियस के नज़दीक रहती है, P थोड़ा सा दूर है, D और भी डिस्टेंस के ऊपर है, और F इस सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, अंदर की तरफ कौन सी, जितना ये अंदर होगा ना सब सेल के अंदर, जैसे S में है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर P में है तो और कम हो गई, अगर D में है तो और कम हो गई, और F में है तो और भी ज़्यादा कम हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो एक सब मेन सेल जो है उसकी किस सब सेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, कितना अंदर यानी न्यूक्लियस की तरफ है। S सब सेल जो होती है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होती है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास दूर 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 और दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के कितना नज़दीक है और कितना दूर है, ठीक है ना। वो पेनिट्रेट कर गया, यानी कितना नज़दीक तक पेनिट्रेट कर रहा है एटम के अंदर, ठीक है ना। ये हमारे पास होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब हम वेरिएशन स्टडी कर लेते हैं बच्चों। वेरिएशन इसके अंदर आ भी गई है, वैसे तो स्टडी कर भी लिया है, थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं कि लेफ़्ट से राइट हम जाएँ टेबल में और टॉप टू बॉटम हम आएँ, तो हमारे पास क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी, ठीक है ना। तो लेफ़्ट से राइट हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा बच्चों, ठीक है ना। उस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारी वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, सॉरी, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी बच्चों। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये हमारी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होगा बच्चों, सेल इंक्रीज़ होती है। क्या होती है, सेल इंक्रीज़ होती है, और उस सेल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, और साइज़ इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा,
साइज जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, ठीक है ना, और न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सप्लाइड एनर्जी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, आउटर मोस्ट जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करवाने की जो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये आपको एलिमेंट की रिएक्टिविटी भी बताता है कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगे जिसके लिए, तो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी के लिए भी ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर के लिए भी ये जो फैक्टर है आपको बताता है कौन ज़्यादा मेटालिक है, कौन लेस मेटालिक है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो मेटालिक है, पर जितना जल्दी छोड़ते हैं वो उतने ज़्यादा मेटालिक है, ठीक है ना। तो आई होप कि आज जो आपको है ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना, कुछ और भी आपने सीखा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।